नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए गुणवत्ता से समझौता किए बिना बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हवाई अड्डों की संख्या और विमानों के बेड़े के मामले में देश के विमानन उद्योग में क्रांति का दौर चल रहा है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आत्मनिर्भर धातु और खनन उद्योग की आधारशिला रखने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। चीन अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे उन भारतीय छात्रों को वीजा जारी करेगा जो कड़े कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 साल से चीन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलेकणी मवाथा ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी, स्कूल बंद रहेंगे। अमेरिका में संक्रामक रोग से जुड़े शीर्ष अधिकारी डॉक्टर एंथनी फोसी ने दिसंबर में पद से हटने की घोषणा की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल की जीत के साथ शुरुआत। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वे पंजाब के मोहाली में मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा अजीत सिंह नगर में मुल्लापुर के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ये वो स्थल है, यहाँ कल प्रधानमंत्री लगभग 50 एकड़ में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र पर लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत आई है और 300 बिस्तरों का ये कैंसर अस्पताल उत्तरी भारत के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। अमृता अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसमें 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। ये अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज फिक्की सभागार में सड़क और राजमार्ग पर तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्ष 2024 के अंत तक इसका विस्तार कर इसे 2 लाख किलोमीटर लंबा बनाना है। उन्होंने बताया कि इस समय 90% यात्रियों का आवागमन और 80% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम और सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में वृद्धि का भी उल्लेख किया। The flagship program, which is very important, that is Bharatmala Pariyojana. The total NH constructed in last 8 years is 78,000 kilometers. The total capital investment of rupees 15 lakh crore for a length of 43,000 kilometers in both the phases of Bharatmala. This is the approximately, but my estimate is it will go up to 20 lakh crores. So there is a huge opportunity for investment. In budget 22-23, our NH network will be extended by 25,000 kilometers. This was declaration from the finance minister, and we want to take it up to 2 lakh kilometers. So before 24, end of 24, it will be 2 lakh kilometers. माल को पहुंचाने की लागत 16% से घटाकर 10% करने के बारे में जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इसके लिए हमें जलमार्ग, रेलवे, सड़क और विमानन के एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के विकल्प के रूप में एलएनजी और एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन के उपयोग पर जोर दिया। श्री गडकरी ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान जैव अपशिष्ट और पराली से एथेनॉल का उत्पादन कर ऊर्जादाता बन सकते हैं। विभिन्न सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए श्री गडकरी ने बताया कि कैसे इन परियोजनाओं से शहरों और लोगों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा।
श्री गडकरी ने पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्ता से समझौता किए बिना बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र में हवाई अड्डों और विमानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 लाख हो गई है, जो कोरोना महामारी से पहले के स्तर के बराबर है। Airline perspective, growth opportunities are tremendous. As I mentioned to you many times before, prior to COVID, we had about 144 million travelers in India. We are now closely competing with the Indian Railways, our segment of competition. श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में अगले 10 वर्ष में मजबूत विकास मुद्दे पर आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज चर्चा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अकासा एयरलाइंस की शुरुआत और जेट एयरवेज में सुधार के बाद विमानन क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड्डयन उद्योग के कई मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में धातु और खनन उद्योग के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कारोबार करना सुगम बनाने के लिए उद्योगों के साथ परामर्श कर कई पहल की गई हैं। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग 2030 परिवर्तन की दिशा और परिकल्पना 2047 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग के लिए अगले 25 साल के लिए यानी 2047 तक प्रत्येक वर्ष की योजना बनाने की जरूरत है। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खनिज और धातु उद्योग महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि इस्पात एक प्रमुख कारक है जिससे दुनिया भर में आर्थिक विकास, पूंजी वृद्धि और ढांचागत विकास होते हैं। श्री सिंधिया ने तैयार उत्पादों और कच्चे माल दोनों पर आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नागालैंड के मोन जिले में एक्सिस बैंक शाखा का उद्घाटन किया। ये उनका मोन जिले का पहला दौरा था। सुश्री रामन ने असम में डेमो और गोहपुर तथा मेघालय में मदन रितिंग में एक्सिस बैंक की 3 अन्य शाखाओं का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोन शाखा से 26,000 लोग जुड़ेंगे और उम्मीद है कि 2.5 लाख लोगों तक इसका विस्तार होगा। इस शाखा से ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल उत्पाद, खुदरा ऋण और बेहतर व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अन्य शाखाओं से चाय बागान समुदाय, रक्षा प्रतिष्ठानों और व्यापारिक समुदायों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। इस अवसर पर नागालैंड के राज्यसभा सदस्य एस फांगनोन कोन्याक, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा, एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन की तैयारी करे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 92890
9444 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के रूप में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत के उन प्रधानमंत्रियों की जानकारी लाए हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 14 जनवरी 1980 तक देश की सेवा की। प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। वर्ष 1947 से अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश की सेवा की। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of Minister, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will do right to all manner of people after the laws and usages of India without fear or favor. श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 11 जनवरी 1966 तक कार्य किया। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। श्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और उसके बाद 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे 24 मार्च 1977 तक और फिर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. श्री मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वे 28 जुलाई 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही पूरा कर सके हैं। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल रहे कभी देश में इस
अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों दुनिया इसी नतीजे पर पहुंचेगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कल नई दिल्ली में आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ करेगा। ये स्वाधीनता संग्राम के नायकों पर ऑनलाइन गेम्स की श्रृंखला है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए गुणवत्ता से समझौता किए बिना बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हवाई अड्डों की संख्या और विमानों के बेड़े के मामले में देश के विमानन उद्योग में क्रांति का दौर चल रहा है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आत्मनिर्भर धातु और खनन उद्योग की आधारशिला रखने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। चीन अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे उन भारतीय छात्रों को वीजा जारी करेगा जो कड़े कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 साल से चीन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलेकणी मबाथा ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी, स्कूल बंद रहेंगे। अमेरिका के संक्रामक रोग से जुड़े शीर्ष अधिकारी डॉक्टर एंथनी फोजी ने दिसंबर में पद से हटने की घोषणा की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत के साथ शुरुआत की। चीन अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे उन भारतीय छात्रों को वीजा जारी करेगा जो कड़े कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 साल से चीन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में चीन के दूतावास की वेबसाइट पर जारी घोषणा में कहा गया है कि अद्यतन आवंटन प्रक्रिया कल से प्रभावी हो जाएगी। ये छात्रों, व्यापारियों और चीन में काम कर रहे लोगों के परिवारों सहित भारतीय यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होगी, लेकिन पर्यटक वीजा की अनुमति अभी नहीं दी गई है। नई दिल्ली में चीन के दूतावास ने भी ट्विटर पर इस निर्णय की पुष्टि की है। भारत और चीन सीधी विमान सेवा फिर से शुरू करने पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलेकनी मबाथा ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। जनरल मबाथा को आज सुबह साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल मबाथा ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जनरल मबाथा 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें दौर के तीसरे सत्र का आयोजन किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति, खेल और चीतों के आयात सहित परस्पर लाभ के अनेक द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज भूटान के अपने समकक्ष राजदूत पेमा चोडेन के साथ बैठक की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत भूटान साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
यूक्रेन के सेना प्रमुख ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उसके करीब 9,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने अप्रैल के बाद पहली बार अधिकृत रूप से सेना को हुए नुकसान की जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में 5,500 से अधिक नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आशंका व्यक्त की है कि यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच रूस हमला कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप अपने सवाल हमें 24 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से विभिन्न जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी सहित कई जिलों में स्कूल अब भी बंद हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद श्री चौहान ने बताया कि प्रशासन लगातार सक्रिय। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के 14 जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इनमें से 10 जिलों में अब तक 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। विदिशा में बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 100 गांव यहां बाढ़ में फंसे हैं। वहीं रायसेन के 163 गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। मंदसौर में शिवना नदी और गुना में पार्वती नदी अपने अधिकतम जलस्तर पर बह रही है। राज्य में लगातार बारिश के कारण बरगी बांध के 13 गेट खुले हैं। वहीं इंदिरा सागर बांध के 12, गांधी सागर बांध के 8, मोहनपुरा के 14 और ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोलने पड़े हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जिनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। ऊना के आसपास जो डिप्रेशन केंद्रीभूत है, जिसकी वजह से हेवी रेनफॉल टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अप टू 100 मिलीमीटर हम लोग रेड कलर वार्निंग दिया है जो पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान में आज 22 के लिए, और बारिश भी बहुत हो रहा है वहाँ। फ्लडिंग सिचुएशन विल फर्दर डिटोरेट। और 23 अगस्त के लिए ये सिस्टम जो है धीरे धीरे राजस्थान की तरफ से जाएगा, कोटा का साउथ वेस्ट में आ जाएगा कल सुबह तक। तो इसलिए जो दक्षिण का राजस्थान का इलाका है, गुजरात का जो उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो संलग्न एरिया है, उसमें फिर हम लोग रेड कलर दिया है कल के लिए। तो ये 2 दिन जो हैवी रेनफॉल मेनली पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तरी गुजरात में रहेगा। उत्तराखंड हिमाचल में भी रेनफॉल कम हुआ है। आगे भी जो उत्तराखंड हिमाचल का जो स्पेल हुआ था 19 को, ऐसे कोई होने वाला नहीं है अगले 3-4 दिन। राजस्थान में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण कोटा संभाग में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में सड़क यातायात अवरुद्ध हो गया है और कई गांवों के साथ संपर्क कट गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कई अन्य जिले से भी तेज वर्षा की खबर है।
कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते कोटा के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। इन जिलों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं आज भी बंद हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अमेरिका में संक्रामक रोग से जुड़े शीर्ष अधिकारी डॉक्टर एंथनी फॉसी ने घोषणा की है कि वे इस साल दिसंबर में अपने पद से हट जाएंगे। वे वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। श्री फॉसी 1984 से यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक भी हैं। 5 दशक की सरकारी सेवा के बाद डॉक्टर फॉसी देश में कोविड महामारी से निपटने में सरकार के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति का उल्लंघन करने पर उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों पर आबकारी विभाग के नोटिस पर कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि आबकारी नीति में कहा गया है कि निर्माता, खुदरा विक्रेता और वितरक अलग अलग होने चाहिए। जब ये कहा गया कि प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि उत्पादक, वितरक अगर एक नहीं होने चाहिए तो वो कंपनियां किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध नहीं होनी चाहिए और संबद्धता की विधिवत परिभाषा भी की गई है, अर्थात एक दूसरे के कॉमन डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होने चाहिए और किसी भी एक कंपनी की दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं रह जाती है कि जो नीति तय की गई थी पारदर्शिता को लाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई पड़ती है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार और विधानसभा सदस्य राजा सिंह को पुलिस ने अलग अलग कारणों से हिरासत में ले लिया है। संजय कुमार को हैदराबाद में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद गिरफ्तार किया गया। वे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की कथित संलिप्तता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय कुमार की गिरफ्तारी की निंदा की है। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत के साथ शुरुआत की है। महिला सिंगल्स में आज पहले दौर में उन्होंने चीन की एनगेन यी चुंग को हराया। महिला डबल्स में शिखा गौतम और अदिति भट्ट की जोड़ी तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली अगले दौर में पहुंच गई हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। सायरा बानो अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल थीं। उन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और उन पर कई सदाबहार गीत फिल्माए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए गुणवत्ता से समझौता किए बिना बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हवाई अड्डों की संख्या और विमानों के बेड़े के मामले में देश के विमानन उद्योग में क्रांति का दौर चल रहा है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आत्मनिर्भर धातु और खनन उद्योग की आधारशिला रखने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। चीन अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे उन भारतीय छात्रों को वीजा प्रदान करेगा जो कड़े कोविड प्रतिबंधों के कारण 2 साल से चीन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलेकर्णी मबाथा ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी। अमेरिका के संक्रामक रोग से जुड़े शीर्ष अधिकारी डॉक्टर एंथनी फॉसी ने दिसंबर में पद से हटने की घोषणा की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत के साथ शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।